नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकमंच। लोकमंच में आज हम बात करेंगे संसद के मानसून सत्र की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कहा है कि मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 19 बैठकें होंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान कोविड-19 से संबंधित सभी नियमों का पालन किया जाएगा। कोविड महामारी के मुश्किल वक्त में 17वीं लोकसभा ने कामकाज की दृष्टि से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कामकाज के लिहाज से संसद का मानसून सत्र खासा महत्वपूर्ण रहने वाला है। संसद के आगामी मानसून सत्र पर चर्चा करने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ दो वरिष्ठ सांसद जुड़े हुए हैं। भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकसभा टीवी पर। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील साहब, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इम्तियाज जलील साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लोकसभा टीवी पर। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकसभा टीवी पर। संसद का जो मानसून सत्र है उसे लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कोविड-19 के नियमों का पालन कैसे हो, संसद के मानसून सत्र को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उसकी समीक्षा की। आइए देखते हैं उस पर केंद्रित यह हमारी विशेष रिपोर्ट। लोकसभा का मॉनसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त 2021 तक चलना निर्धारित हुआ है। कोरोना वायरस की महामारी के बीच मॉनसून सत्र को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर, केंद्रीय कक्ष और लोकसभा चैम्बर का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष परिसर की अनेक जगहों पर गए और अधिकारियों से सुरक्षा से लेकर सावधानियों तक कई मुद्दों पर बात की। इसी क्रम में लोकसभा अध्यक्ष ने मॉनसून सत्र की तैयारियों को लेकर मीडिया से बात की और जानकारियों को साझा किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, लोकसभा सत्र सामान्य दिनों की तरह 11 बजे से शुरू होगा और मॉनसून सत्र के दौरान कोविड-19 से संबंधित सभी नियमों का पालन किया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से सदन में सभी विस्तृत प्रबंध किए गए हैं ताकि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके। कोरोना के इस संक्रमण के समय हमने 3 सत्र कोरोना के समय आउट किए, जिसमें सामान्य सत्रों की अपेक्षा से ज़्यादा माननीय सदस्य उपस्थित रहे, अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा किया। उसके लिए मैं माननीय सभी सदस्यों का अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से चौथे सत्र के अंदर सदन की प्रोडक्टिविटी 167% रही, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। देर रात्रि तक बैठकर माननीय सदस्यों ने विधायी कार्य और संसद के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को में शामिल हुए। इस अवसर पर बोलते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने अधिकांश सांसदों के वैक्सीन लेने की बात भी बताई। अधिकतम मान्य सदस्यों ने कोवैक्सीन या कोविशील्ड या अन्य वैक्सीन लगा लिया है। इसमें से 311 मान्य सदस्यों ने सेकंड डोज की भी वैक्सीन करा ली है। कुछ 23 मान्य सदस्य हैं जिनके अभी कोवैक्सीन या कोविशील्ड या अन्य कोई वैक्सीन नहीं लगाई है। उसका कारण कुछ लोगों के अभी कोविड के लक्षण हुए थे, उसके कारण वो नहीं लगा पाए, और 2-3 मान्य सदस्य हैं जो मेडिकल के कारण नहीं लगा पाए हैं। बाकी सभी मान्य सदस्यों ने वैक्सीनेशन का कर लिया है। लोकसभा अध्यक्ष ने जल्द ही एक ऐप लाने की बात कही, जिस पर सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण संभव हो सकेगा। साथ ही सचिवालय के अन्य कार्यों की जानकारियां भी मिल सकेंगी। हम एक ऐप भी डेवलप करने वाले हैं, जिसको हम इस सत्र में या अगले सत्र तक, ताकि उस ऐप में सारी जानकारी रहे, उसमें लाइव लोकसभा टीवी रहे,
ताकि कोई भी अपने मोबाइल पर सब चीज़ देख सकता है। उसमें पिछली जितनी भी डिबेट है, बहस है, ओवर है, प्रश्न उत्तर हैं, कौन से प्रश्न किसने उठाए, सारे विषयों को ले भी एक हमने प्लान किया है, ताकि आने वाले भविष्य के अंदर हाथ में जो हमारा मोबाइल है वो मोबाइल संपूर्ण लोकसभा की कार्रवाइयों को देख सके। ये भी हम आगे भविष्य में करने जा रहे हैं। एक साल के अंदर हमारी कोशिश है कि हम 100% जो हमारे पास रिकॉर्ड में है 1854 से लेकर अभी तक, उन सभी डिबेटों को हम डिजिटलाइजेशन करने के बाद डिजिटल उपयोग में ले सके। इसके लिए भी हमने प्लान किया है। लोकसभा अध्यक्ष ने सचिवालय द्वारा सांसदों को 24 घंटे और 7 दिन शोध कार्य उपलब्ध करवाने की जानकारी भी साझा की। हमने माननीय सदस्यों की क्षमता को हम और बेहतरीन कर सकें। वाद विवाद करते समय माननीय सदस्यों को पूरे तथ्यों की जानकारी, विषयों की जानकारी रहे, इसके लिए हमने प्रिज्म, जो हमारी बहुत वर्षों से हमारी लाइब्रेरी के साथ साथ हमारी रिसर्च विंग चलती थी, उसको हमने माननीय सदस्यों को सहज और सरल रूप से उपलब्ध रहे। इसके लिए 24 घंटे जब कभी भी जिस विषय पर भी उनको किसी विषय का रिसर्च पेपर चाहिए, 24 घंटे उनको वो रिसर्च पेपर मिलेंगे। आने वाले समय में हम इस लाइब्रेरी को संपूर्ण डिजिटल की करण करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी 10वीं लोकसभा से लेकर और 7वीं लोकसभा तक कंप्लीट सदन की कार्रवाई मेटा डेटा के उपलब्ध है। किसी के नाम से, किसी विषय के नाम से वो उस डिबेट को देख सकता है। लोकसभा अध्यक्ष बता रहे थे कि 7वीं लोकसभा में जो अब तक कामकाज हुआ है उसकी उत्पादकता अगर पिछले कुछ वर्षों की हम बात करें तो सबसे अधिक रही है 17वीं लोकसभा में। 7वीं लोकसभा के 2 सालों में 5 सत्रों के दौरान लोकसभा की कार्य उत्पादकता 122% से अधिक रही है, जो कि हाल के वर्षों में सबसे अधिक है। लोकसभा में चर्चा अधिक हुई है और इस दौरान 107 विधेयक पारित किए गए हैं। यह अपने में एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन संसद का मानसून सत्र खासा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इम्तियाज जलील साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इम्तियाज साहब, आप कैसे देख रहे हैं संसद के मानसून सत्र को? खास तौर से लोकसभा अध्यक्ष जी ने कोविड नियमों का पालन करते हुए संसद का सत्र चले, पहले भी संसद का सत्र चला है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? जी बिल्कुल सही है कि जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए थे वो मेजर्स लेते हुए पिछले बार भी पूरा सत्र चलाया गया था और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो प्रोडक्टिविटी रही है इस लोकसभा की, तो वो वाकई में काबिल तारीफ बात है और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे आदरणीय लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी को, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जितने भी सेशंस हुए हैं उसे चलाया है और उसी का नतीजा है कि 122% प्रोडक्टिविटी आना कोई मामूली बात नहीं है। तो हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। और आपने जैसा कहा है कि आने वाला सत्र जो है वो बहुत मायने रखता है, तो यकीनन बहुत मायने रखता है और हमारी उम्मीद सरकार से यही रहेगी कि इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाए। जो पिछले जो हमको तकलीफें हुई है, जो मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, जो आज हालात है, उसे देखते हुए उन मुद्दों को एक पॉजिटिव वे से, एक कंस्ट्रक्टिव वे से उसके ऊपर डिस्कशन किया जाए। ये नहीं देखा जाए कि ये विपक्ष के है, इनके काम है आलोचना करना। ये आज हर कोई जानता है, चाहे वो सत्ताधारी पक्ष का हो, विपक्ष का हो, कि हमने कोरोना के दौरान हमने देखा है कि हमारे मेडिकल सिस्टम किस तरह से चरमराया हुआ है। तो हम चाहेंगे कि ये जितने भी दिन है 13 अगस्त तक का, उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा अगर करना है तो हमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है तो ज्यादा से ज्यादा लंबा चौड़ा डिस्कशन करना चाहिए। आज बेरोजगारी का जो एक मुद्दा है और तीसरा ये है कि महंगाई के बारे में
इन 2-3 बातों के ऊपर बहुत ज्यादा गंभीरता से चर्चा करने की जरूरत है। मैं विपक्ष में रहते हुए भी ये बात कहना चाहूंगा तमाम विपक्षी दलों को कि हमको एक-एक मिनट का इसका फायदा उठाकर लेने का है, क्योंकि जनता पूरी देश की देखने वाली है कि इस सत्र के अंदर क्या फैसले लिए जाते हैं, किन मुद्दों के ऊपर चर्चा होती है और सरकार की नई बातों को लेकर सामने आती है। तो हम भी चाहेंगे कि ये सत्र का भरपूर फायदा उठाया जाना चाहिए सभी लोगों ने, सभी राजनीतिक दलों ने। जी सुनीता दुग्गल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 17वीं लोकसभा है उसके 2 साल का जो कार्यकाल रहा है उस पर ट्वीट करते हुए अपने संदेश में कहा कि बीते 2 वर्षों में ओम बिरला जी ने ऐसे कई कदम उठाए हैं जिन्होंने हमारे संसदीय लोकतंत्र को समृद्ध किया है और उत्पादकता में वृद्धि की है। इससे कई ऐतिहासिक और जन समर्थक कानून पारित हुए हैं, लेकिन विपक्ष इन कानूनों पर समय समय पर सवाल उठाता रहा है। आप मानसून सत्र को कैसे देख रही हैं? इम्तियाज साहब ने कई सवाल उठाए हैं, कई मुद्दे उठाए हैं, आपका क्या कहना है? देखिए मनोज जी, बिल्कुल मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से जो पिछले 2 वर्षों के अंदर जिस तरह का जो है वो कार्यकाल रहा है और जिस तरह की उत्पादकता रही है, वो अपने आप में मुझे लगता है कि एक हिस्ट्री ही हम इसको मानेंगे कि इससे पहले कभी भी हम देख लें कि पहले समय में कभी भी इतना जबरदस्त जो है प्रोडक्टिविटी नहीं रही है। तो ये एक अपने आप में अनूठा जो है हमारे स्पीकर महोदय के नेतृत्व में जिस तरह से संसद चली है, और खासकर जो पेंडेमिक का समय है, ऐसे समय में भी जो है वो ठीक तरीके से सुचारू रूप से चलाना, सुव्यवस्थित रूप से चलाना और इसके साथ साथ उसके अंदर प्रोडक्टिविटी में भी जो है वो बढ़ोतरी होना, ये भी बहुत ही मैं कहूंगी कि काबिले तारीफ है। और जैसा कि आपने कहा कि इससे पहले भी कभी भी ये कोई ऐसा इसमें वाकया नहीं हुआ कि जब कभी विपक्ष ने किसी चीज के लिए कहा हो और स्पीकर साहब ने उस पर डिस्कशन के लिए मना किया हो। तो मुझे लगता है कि इस तरह का जो भी डिस्कशन विपक्ष चाहेगा उसमें जरूर उनको मौका मिलेगा, और सरकार की तरफ से भी जितनी भी जो भी काम किए गए हैं, ठीक है, जैसा कि इन्होंने कहा कि जो कुछ दिक्कतें आई, क्योंकि सरकार जो है ये 100 सालों में पहली बार एक ऐसी महामारी पड़ी है कि हमें भी, सरकार को भी कोई इसके हम लोग यूज टू नहीं थे। हम लोगों को ये नहीं मालूम था कि भी इस तरह से अगर आती है तो सिचुएशन को जो है उसमें किस किस तरह की बहुत उम्दा तरीके से जो जो तैयारियां होनी चाहिए, लेकिन जो फिर भी आप ये देखिए कि कितने कम समय में इसको कंट्रोल कर लिया गया। जो कुछ भी दिक्कतें आई वो बिल्कुल मैं कहूंगी कि 1 वीक के अंदर अंदर जो कुछ हुआ वो थोड़ा सा जो है वो चिंतित करने वाला था, लेकिन उसको तुरंत प्रभाव से कैसे कंट्रोल किया गया ये भी देखने वाली बात है। और आज की स्थिति में हम किस तरह से बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। हम चाहे हम इसमें बेड की बात करें, चाहे हम ऑक्सीजन की बात करें, सब कुछ बिल्कुल कंट्रोल में है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जिस तरह के भी डिस्कशन विपक्ष चाहेगा वो स्पीकर साहब जरूर करवाएंगे, और सरकार भी पूरे तैयार है जवाब देने के लिए। और सरकार की तरफ से मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई दिक्कत है, सब कुछ सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल में है। जी राकेश शुक्ला जी, आप कैसे देखते हैं मानसून सत्र को? क्योंकि एक तरफ कोरोना की चुनौती भी है, लेकिन जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कि तमाम जो माननीय सांसद सदस्य हैं उन्होंने किसी ना किसी वैक्सीन की डोज ले ली है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कोविड के नियमों का पालन करते हुए, कोविड बिहेवियर का पालन करते हुए संसद को चलाना हमने देखा। पिछले कई सत्रों में भी सांसद सदस्य रात रात भर बैठ के उन्होंने काम किया, लोकसभा अध्यक्ष जी ने संचालन किया और कार्य की उत्पादकता 122% से अधिक रही। आपका क्या कहना है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने जो पिछला सत्र था, जिसको बजट सत्र का एक्सटेंशन कहते हैं, उसको उन्होंने बड़ी व्यवस्थित तरीके से चलाया और उसमें जो कार्य यानी समय जो बांट दिया था उन्होंने, 2 सत्र, एक लोकसभा का सत्र और राज्यसभा के सत्र को अलग अलग समय पर कम सांसदों की मौजूदगी में कराए जाने के कारण ही उत्पादकता बढ़ी। क्योंकि जो टाइम तय हुआ था उस टाइम पे सांसदों को भी कहने का मौका मिला, सरकार की तरफ से भी अपनी बात रखने को मौका मिला। तो मुझे लगता है कि माननीय बिरला जी ने जब से वो लोकसभा स्पीकर बने हैं उसके बाद से नित्य नए प्रयोग कर रहे हैं, चाहे महिला सांसदों को अवसर देना, नए सांसदों को ज़्यादा अवसर देना, सरकार और विपक्ष के बीच में कहीं ना कहीं एक सेतु के रूप में वो काम कर रहे हैं कि भाई विपक्ष भी अपनी बात को रख सके और सरकार का पक्ष भी सामने आ सके। तो बिरला जी का जो एक प्रयोगवादी प्रक्रिया चली आ रही है, उसी प्रयोग के तहत वो डिजिटल करने की तरफ भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यानी संसद को पेपरलेस करने को लेकर काफ़ी लंबे समय से जो एक कवायद चल रही थी, मुझे लगता है उसका श्री गणेश
करने का पूरा जो मौका है और पूरा अवसर जो है वो माननीय बिरला जी करने जा रहे जी। हैं। और यदि लाइब्रेरी डिजिटल हो जाती है तो मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा सिर्फ हम सांसदों को न देखें बल्कि इसका फ़ायदा देश को होगा, उन शोधकर्ता बच्चों को भी होगा जो आज पार्लियामेंट लाइब्रेरी में मौजूद सामग्री का उपयोग नहीं कर पा रहे या उन्हें यहाँ आना पड़ता है, फिर किसी सांसद के थ्रू उनको उस पुस्तक को उपलब्ध करना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये देश के लिए एक बड़ा सकारात्मक कार्य होगा लाइब्रेरी का डिजिटल करने का। दूसरा, उन्होंने जो ऐप बनाने की बात की, हाँ ये सही है कि वो एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और उसको मैं इसलिए चुनौतीपूर्ण मानता हूँ क्योंकि अपने यहाँ जो अभी तक डिजिटल ऐप की जो प्रक्रिया हुई और तमाम सरकार की तरफ से भी कई ऐप बनाए गए, लेकिन एक खामी थी उसमें। जितनी सामग्री डाल के चलने की बात माननीय बिरला जी कह रहे हैं, उतनी सामग्री लेके क्या वो ऐप सहजता से खुल पाएगा, क्या हर आदमी उसको एक्सेस कर पाएगा? तो ये एक चुनौती है क्योंकि हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी की समस्याएं आ रही हैं, उस टेक्नोलॉजी की समस्या को सबसे पहले हल करना होगा और हल करने के बाद हमें ऐप को कुछ इस तरीके से बनाना होगा कि आप क्लिक करते के साथ ऐप खुलेगा और आप जिस प्लेटफॉर्म में जाना चाहते हैं वहाँ आप बिना बाधा के चले जाएँ, तब आप उस ऐप का लाभ उठा पाएंगे। तो आप मानसून सत्र की जहाँ तक बात चल रही है, तो मानसून सत्र में निश्चित तौर पर एक सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा वो होगा कोरोना का। बीता हुआ कोरोना काल और आने वाला कोरोना काल, ये दो विषय बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो बीता हुआ कोरोना काल को लेकर तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप याद करिए कि जब फरवरी 2020 में कोरोना का पदार्पण हुआ भारत में, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से उस कोरोना को रोकने के लिए जो पहल की गई, उसी का परिणाम था कि पहले चरण के कोरोना में बहुत ज़्यादा मौतें नहीं हुई। लेकिन आप देखिए उसके बाद से जो एक पीरियड आया जब कोरोना कम हुआ, तो तमाम राज्य सरकारों की तरफ से ये कहा जाने लगा कि कोरोना नियंत्रण का कार्य राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए। अब आप फिर देखिए कि जब 2021 में कोरोना दोबारा दूसरा चरण आया, तो उस दूसरे चरण में प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये कहा गया कि भाई राज्य सरकारों को केंद्र की तरफ से जो सुविधा, जो मदद चाहिए वो हम देंगे, लेकिन इसको रोकने का उपाय यदि आप कर सकते हैं तो आप करिए। उसमें ये कहने में मुझे कतई संकोच नहीं हो रहा है कि तमाम राज्य सरकारें जो अपना कॉलर खड़ा करके चल रही थी 2020 में कि हमको अधिकार दीजिए, हम कोरोना रोकेंगे, वो सारी राज्य सरकारें इसमें फेल साबित हुई और बाद में इसकी कमान सौंपने के लिए सबकी तरफ से अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया गया और उसके बाद उन्होंने फ्री वैक्सीनेशन किया, वैक्सीन का उपलब्धता करवाई और कोरोना को लेके जो मेडिकल फैसिलिटी है राज्य सरकारों को सुदूर गाँवों तक वो पहुँचाने का कार्य किया। इसलिए दूसरे चरण में जो 15 दिन का एक बड़ा विस्फोटक स्थितियां रहीं, वो स्थितियां इसी मैनेजमेंट के चलते चली गई कि राज्य और केंद्र में कौन क्या करेगा। जी जी इम्तियाज जी मनोज सर। हाँ, मैं दो बातें आपसे समझना चाहता हूं। एक तो डिजिटल संसद बने, हमारी सांसद सदस्यों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिलें। एक तो ये मुद्दा जिस पर खासा फोकस लोकसभा अध्यक्ष जी का रहा है, चाहे ई प्रश्नों की बात मैं करूं नोटिस के जरिए, उसकी संख्या भी बड़ी है। दूसरा मेरा विषय ये है कि मुद्दे विपक्ष के क्या होंगे इस संसद में। एक तो कोरोना का मुद्दा तो है ही, इसके अलावा और कौन से इशू होंगे ऐसे? देखिए, मैं अभी हमारे सहयोगी का बात सुन रहा था और वो कह रहे थे कि कितना अच्छा सब कुछ रहा है, मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ताधारी पक्ष के एमपीज भी अच्छी तरीके से जानते हैं। सुनीता जी ने एक बात कही कि किसी को नहीं पता था दुनिया के अंदर कि ये कोरोना आएगा और कोरोना को कैसा हैंडल करना है। मैं भी मानता हूँ इस बात को, लेकिन मनोज जी, मैं ही एक सांसद की हैसियत से उसी लोकसभा के ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़े रह के उस वक्त भी ये कहा था, जिस वक्त मेरी बहुत हूटिंग की गई थी, तो मैंने ये कहा था कि हमारे देशवासी जो है वो वैक्सीन लेने के लिए लाइनों में खड़े हुए हैं और उस वक्त जितने भी भारतीय जनता पार्टी के एमपीज थे वो खड़े रहकर बड़े गर्व से ये कह रहे थे कि देखो, मेड इन इंडिया वैक्सीन जो है हम युगांडा को पहुंचा दिए हैं, हम इथियोपिया को पहुंचा दिए हैं, हम ब्राजील को कहां
और ये बताया जा रहा था कि देखो मेड इन इंडिया वैक्सीन 72 देशों के अंदर पहुंचाई गई। हमने उस वक्त एक बात कही थी जो बात आगे सही साबित हुई और बहुत खतरनाक साबित हुई, और वो बात ये थी कि हमने ये कहा था कि पहले अपने देशवासियों को, एक एक भारतीय नागरिक को है तो पहले वैक्सीन पहुंचाई जाए। हमारे पूरे वैक्सीन खत्म होने के बाद आप पूरी दुनिया के अंदर बांट दीजिएगा, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन आज भी मैं आपको ये कहता हूं, सुनीता दुग्गल जी या हमारे सहयोगी साहब अभी जो कह रहे थे कि बहुत अच्छे तरीके से इंतजाम हुए, मुझे आंकड़े बताइएगा कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर कितने परसेंटेज है लोगों का जिन्होंने है तो वैक्सीन लिया है, जिनको मिला है। मैं आज अपने शहर के बारे में बात करता हूं, सेकंड वैक्सीन के लिए आज भी बुजुर्ग लोग वो सुबह लाइन में खड़े रहते हैं तो दोपहर में 3 बजे 4 बजे उनका नंबर लगता है। तो ये ऐसी नौबत क्यों तैयार हुई? कहीं ना कहीं कुछ मिसमैनेजमेंट था। कितने महीनों के चीखने चिल्लाने के बाद फिर सरकार ने कहा कि नहीं अब हम रोक देते हैं करके अब हम बाहर नहीं भेजते हैं। अगर ये पहले ही हो जाता, आज क्यों दूसरे विदेश जो है फॉरेन कंट्रीज जो है वो पूरी तरह से खोल दिए गए हैं? उसकी वजह यही है कि एक एक नागरिक को उन्होंने सेकेंड डोज पहुंचा दिया है। जो लोग लेने के लिए नहीं आए उनके घरों तक पहुंचे हैं। जिस तरह से हमारे पास बच्चों के लिए जो पोलियो का वैक्सीन के लिए घर घर पहुंचाया जाता था, अगर वो सिस्टम अगर हम अपनाते तो आज देश के अंदर हम पूरे लोगों को ये कह सकते थे कि सेकेंड वैक्सीन हमारा पूरा हो गया है। लेकिन आज भी ऐसे कई शहर है, कई राज्य है, और इसके अंदर कोई ये नहीं है कि मैं है तो महाराष्ट्र से हूं, ये तो विपक्ष का है, ये तो चिल्ला रहे हैं। तो आप आंकड़ों के साथ बता दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने लोगों को, अगर आप सब चीज अगर सही थी तो क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमने लाशों को समंदर के किनारे फेंक दिया, और कितने ऐसे विजुअल्स थे कि जहां पर कुत्तों को वो लाशें खाने के लिए छोड़ दिया गया था। ये विजुअल्स थे। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है, और अगर इसको कोई डिफेंड कर रहा है तो मैं समझ रहा हूं वो अपने उन लोगों के साथ जिन लोगों ने आपको भरोसा देकर वहां तक उस कुर्सी के ऊपर पहुंचाया था। भाई, किसी की मां, किसी का बाप, किसी का बेटा वहां पर उसकी लाश समंदर के किनारे पड़ी हुई है, उसको रेती से ढक दिया गया है। अंतिम संस्कार के अंदर भी जो आखिरी इज्जत के साथ अंतिम संस्कार कोई भी चाहता है वो नहीं दिया गया है। बावजूद भी अगर हम कहेंगे कि बहुत अच्छी रही है तो कहीं ना कहीं अपने अंदर झांक कर ये टटोल कर बोलने की जरूरत है कि गलत हुई है। और हम ये मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, इम्तियाज भाई मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और आपकी पार्टी भी दमदारी से तैयारी कर रही है, लेकिन सवाल इस समय संसद के मानसून सत्र की तैयारी का है। वो गलत होने की बात करिए जी। मैंने जो मुद्दे उठाया हूं अगर वो गलत है तो आप उसके बारे में सुनीता जी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, जीतेंगे हारेंगे, ये अलग मुद्दा है। सुनीता जी आप जवाब देना चाहेंगी? देखिए मनोज जी, मैं केवल इतनी बात कहना चाहूंगी कि वही विपक्षी दल जो इस वैक्सीन को कहता था कि ये वैक्सीन जो है भाजपा की वैक्सीन है और कहते ये आपने लगाया नहीं और आपको कोई ना कोई दिक्कत आई नहीं। आप ये देखिए कि हम लोगों को कितनी मशक्कत करनी पड़ी है, एक एक सांसद को अपने अपने एरिया में लगा के दिखाना पड़े कि देखिए हम लगवा रहे हैं, ये वैक्सीन बिल्कुल ठीक है, ये वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुद जाकर जो है पहली वैक्सीन उन्होंने लगवाई और बिल्कुल सबको दिखाया कि देखिए मैं प्रधानमंत्री होकर लगवा रहा हूं। सेकंड जो डोज लगवाई तब उन्होंने दिखाया कि देखिए मैं लगवा रहा हूं। आप ये देखिए कि क्या कहा गया पहले, क्योंकि एक ये सिस्टम रखा गया था कि सबसे पहले जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको जो है लगाया जाएगा, उसके बाद जो सेकंड लेयर आई कि ठीक है अब जो 60 साल से ज्यादा की उम्र है उनको लगाया जाएगा। लेकिन नहीं, आप बताइए किसने, एक एक विपक्षी दल ने ये नहीं कहा कि देखिए अगर आपने ये वैक्सीन लगाई, ये वैक्सीन मत लगा लेना, ये वैक्सीन भाजपा की वैक्सीन है, ये वैक्सीन जो है आपको कहीं कुछ ठीक करने वाली नहीं है, कोई कोरोना वरोना नहीं है। ऐसी इतनी मुशक्कत हमें ऐसे समय में करनी पड़ी। अब बात करते हैं और इसके बाद आप ये देखिए कि जब अब ये सबका सब बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, हर जगह पे वैक्सीनेशन हो रही है और जितनी पॉपुलेशन हमारे देश की है, मैं ये बात कहूंगी कि हमारा एक जो हमारा राज्य है वो कम से कम भी 2-2, 3-3 कंट्रीज के बराबर है। हमारा जो यूएसए का ही आप पॉपुलेशन देख लीजिए, यूएसए का पॉपुलेशन हमारे, मुझे लगता है कि शायद यूपी के पॉपुलेशन के इक्विवेलेंट ही होगा जहां तक मुझे समझ में आती है। लेकिन और उसके हिसाब से भी वैक्सीनेशन कितना ठीक ठाक तरीके से चल रहा है। धीरे धीरे जो है वो 18 साल से ऊपर तक के लिए भी कहा गया कि ठीक है अब ये बच्चे जो उनसे 18 साल की ज्यादा की उम्र के हैं इनको भी जो है वैक्सीन किया जाएगा, वैक्सीनेटेड किया जाएगा। तो देखिए आप ये भी समझिए
इतना बड़ा देश, 140 करोड़ का देश, और उस देश के अंदर वैक्सीनेशन करना, उस देश के अंदर ये सुनिश्चित करना कि विपक्ष जो कह रहा है वो गलत है, आप वैक्सीन लगवाइए, आप सुरक्षित हैं, ये मुश्किल काम है। लेकिन इस मुश्किल काम को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सुचारू रूप से चलाया और चल रहा है, और धीरे धीरे आप ये देखना कि सबके सब जो 100% वैक्सीनेटेड हो जाएंगे और बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे। हम और आप दुआ भी करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए, किसी को कोरोना से इतना सा भी कष्ट ना हो। जी जी, इम्तियाज भाई कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये सुनीता जी से ये पूछना चाह रहा हूं कि सुनीता जी, ठीक है, जो जी जी, इम्तियाज भाई से हमारा कनेक्शन कट गया, लेकिन मैं जो मुद्दे देख रहा हूं उभरते हुए, उसमें कोरोना का मुद्दा तो है ही, वैक्सीनेशन का मुद्दा है, किसान आंदोलन का मुद्दा है, और पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा हुई है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। राकेश शुक्ला जी, बहुत संक्षेप में आप और कौन कौन से मुद्दे देख रहे हैं मानसून सत्र में? सबसे पहले तो मैं जो माननीय इम्तियाज जी ने जो विषय उठाया उस पर मैं कहना चाहूँगा कि वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, पूरे देश में उत्तर प्रदेश की बात उन्होंने की, उन्होंने पश्चिम बंगाल की बात नहीं की, जिसमें कोरोना वॉरियर, स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टरों और वृद्धों के लिए जो वैक्सीन गई थी वो वहाँ के विधायक और उनके परिवारों को पहले लगी और ज़बरदस्ती उन लोगों ने लगवा लिया। फिर राजस्थान में जो कूड़े में वैक्सीन पाई गई उस विषय को उनको दिखाई नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में भी वैक्सीन कम होने का रोना रोया जा रहा है, वो उनको दिखाई नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में खाली सिरिंज से जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है वो उनको दिखाई नहीं दिया। मुझे लगता है चश्मा लगा के नहीं देखना चाहिए, खुली आंख से सारी चीज़ों को देखना चाहिए, तभी आप एक सार्थक बात कह पाएंगे। और जहाँ तक मानसून सत्र की बात है तो मानसून सत्र पे निश्चित तौर पर विपक्ष के पास सिर्फ एकमात्र मुद्दा है, वो अप्रैल में हुई मौतें, और वो इन मौतों पे राजनीति करने की कोशिश जरूर करेगी विपक्ष। जी, जाहिर सी बात है कि संसद का जो मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होने वाला है और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई हंगामेदार मुद्दे उठते हुए हमें देखने को मिलेंगे, गर्मा गर्म चर्चा देखने को मिलेगी और कई महत्वपूर्ण बिल भी पारित होने की संभावना है। सरकार का एजेंडा भी बहुत व्यस्त रहने वाला है, क्योंकि करीब 40 बिल ऐसे हैं जो इस समय पेंडिंग हैं, जिनको सरकार सदन से पारित कराना चाहती है। राकेश जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जलील भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनीता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज लोकमंच में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।